फैक्टर द पोलिनोमियल कंप्लीटली 2x² माइनस 98। इसका फैक्टराइज करना है, इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पावर टू की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो इक्वेशन है 2x² माइनस 98। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? सबसे पहले तो इनमें टू टू कॉमन है, सो आई विल टेक टू कॉमन। टू कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा x² माइनस 49। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा x²। 49 होता है 7 का स्क्वायर, आई कैन राइट इट डाउन एज 7²। तो ये आ जाएगा 2 × x-7 मल्टीप्लाई बाय x+7। द रीजन इज, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, जिसको मैंने येलो में हाईलाइट किया है। दिस टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ a² माइनस b², एंड a² माइनस b² फॉर्मूला इज a माइनस b इंटू a प्लस b, राइट? So a is my x, b is my 7, so this will be 2 into x minus 7 into x plus 7, 2 into x minus 7 into x plus 7. So option C, the third option here is the right choice. Okay, this one is the right choice. So 2x नहीं है, 2 into x minus 7 into x plus 7 है. Moving on to the next question, the number whose 7% is 42 is, यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, द नंबर, ये नहीं है आंसर, क्वेश्चन यहां तक है। द नंबर whose 7% is 42, वो नंबर जिसका 7% 42 है, आप ये बता दें कि वो नंबर क्या है। तो व्हाट इज दैट नंबर? तो हमने नंबर बताना है कि नंबर क्या होगा। कौन सा नंबर जिसका 7% कितना है? 42 बनता है। जब भी आपने टोटल नंबर निकालना हो और हमारे पास पेपर में गिवन हो कि जी इतने परसेंट ये नंबर बनता है, बताओ टोटल कितना नंबर है वो, तो आप क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है उसको मल्टीप्लाई विद 100 करवा लेंगे, डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज करवा लेंगे, तो यू विल गेट द आंसर। तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 6 इंटू 100 करेंगे 600 आ जाएगा। अब ये ना एयर के क्वेश्चन में यूं लिखा होता है, चॉइस ए 300, ए बी सी नहीं लिखा होता, फिर चॉइस बी 400, फिर चॉइस सी में यूं ये डॉट्स बने होते हैं जिनको आपने फिलअप करना होता है, तो वो आपकी चॉइस मार्क हो जाती है, क्योंकि उनका तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना। तो ये 0 600 नहीं लिखा हुआ, ये वो चॉइस है, तो यहाँ पे मिस प्रिंटेड है। तो दिस इज 600, तो आंसर यहाँ पे क्या है? 600 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90? अब ये तो बहुत आसान सवाल है, 18 90 का कितना परसेंट बनता है? सो 18 90 का कितने परसेंट बनता है? तो 9 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 9 2 जा 9 10 जा 10 10 के साथ कैंसिल, 20% बनता है। ये तो बहुत ईजी था, बहुत ही ईजी सवाल आ गया। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हाउस इज 144 यार्ड्स, एक रेक्टेंगुलर हाउस है जिसका पेरीमीटर कितना है? 144 यार्ड्स है। इसका पेरीमीटर क्या है? 144 यार्ड्स है। विड्थ उसकी 30 यार्ड है। लेंथ पता हो गया। सो यार्ड्स को देख के परेशान नहीं होना है इस क्वेश्चन में, यार्ड्स भी यूनिट है लेंथ का, डिस्टेंस का। ठीक है, अब एक रेक्टेंगुलर हाउस है, एक रेक्टेंगुलर हाउस है, एक रेक्टेंगल है मेरे पास। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ जरा दोबारा। एक रेक्टेंगल है मेरे पास, एक रेक्टेंगुलर हाउस है जिसका पेरीमीटर पी जो है वो 144 है यार्ड्स में, विड्थ जो है वो 30 यार्ड है। तो बताना था कि लेंथ कितने यार्ड होगी, लेंथ ऑफ द हाउस कितनी होगी। तो देखें, रेक्टेंगुलर शेप के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है। सो पेरीमीटर इज 144, 2 इंटू लेंथ इज x, विड्थ इज, विड्थ गिवन है 30, मैंने लेंथ को x सपोज कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, दिस विल बी 2x प्लस 60, 60 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 2 ऑफ x, 2 के साथ कैंसिल कर लें, 42 यार्ड्स आंसर बन जाता है। तो यार्ड्स को देख के परेशान नहीं हो जाना, ऐसा कोई यूनिट आ जाए तो परेशान होने की बात नहीं होती, यूनिट वो लेंथ का ही है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यार्ड, ये सारे के सारे लेंथ के यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स में कंफ्यूज करने की स्टूडेंट्स को कोशिश की गई थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। तो क्योंकि पास पेपर है और कुछ वो स्क्रीन पिक्चर्स हैं पास पेपर्स की,
जो स्टूडेंट्स ने गैदर की हुई है, तो वहां से चीज़ मैंने ऐड की हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी क्वालिटी आपको ब्लर लग रही होगी, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं दोबारा बता देता हूँ। कह रहा है कि के स्केयर की वैल्यू जो है ना वो -1 है, तो आपने वैल्यू बतानी है 4 + के होल स्केयर की। गौर करें यहाँ पे के स्केयर की वैल्यू -1 है, के स्केयर की वैल्यू -1 है, के की वैल्यू -1 नहीं है। तो के की फॉर्म में और कॉन्स्टेंट की फॉर्म में आंसर है, यानी पहली चॉइस 9 है, सेकंड चॉइस अगर मैं देखूं तो 15 ऑफ के है, थर्ड 15 + 8 ऑफ के है, डी जो है वो 16 - 8 के है। तो के स्केयर की वैल्यू क्या है, डैट इज -1। तो 4 + के होल स्केयर की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 4 + के होल स्केयर को फाइल ओपन इट अप। तो 4 + के होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होगा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। So this is 8 of k. So this is 16. This is k square. This is 8 of k. K square given है यहाँ पे कितना, -1। 16 में से 1 चला गया, 15 रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीट इसको राइट डाउन कर लेते हैं। 16 और -1, दिस विल बी 15 + 8 ऑफ k। तो 15 + 8 ऑफ k आ जाएगा, 15 + 8 ऑफ k आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। तो सी और चॉइस को मार्क कर देंगे। 40,404 है, उसमें से उसमें एक्स ऐड हो रहा है और इक्वल टू 44,444 गिवन है। वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि 40,404 -10x किसके इक्वल होगा। तो 40,404 प्लस x इज इक्वल टू 44,444। अब जब ये टर्म इधर जाएगी जाके माइनस हो जाएगी, तो x में से माइनस होगा 44444 -40,404। तो ये आ जाएगा 444 और 4, इसमें से 40,404 को माइनस कर दें। ये 4 जानबूझ के एग्जामिनर्स ने ऐड किए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 0 गया 4, और 4 में से 4 चला गया 0, वो तो खत्म हो गया। तो डिफरेंस है यहाँ पे 4040 का, 4040 का डिफरेंस है यहाँ पे। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है इसकी। ये टर्म क्या है, ये टर्म गिवन है 4040 -10x, इसकी वैल्यू पूछ रहा था। तो 40,404 -10 इंटू एक्स क्या आया था, 4040 आया था, तो 4040 आया था। तो अब घबराना नहीं है कि भाई पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये तो 4 आधार है, तो कोई मसला नहीं है, एक जीरो साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगा। तो दिस विल बी 40,400 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। सिंपल है ना। देखें 40,404 में से 40,400 को माइनस करेंगे, तो 4 में से तो 0 गया 4 आ गया, 0 में से 0 गया 0 खत्म, 4 में से 4 गया खत्म, 0 में से 0 तो 4 आ गया। सिंपल 4 आंसर है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी बन रहा है यहाँ पे राइट चॉइस, ऑप्शन सी बन रहा है यहाँ पर। तो राइट चॉइस यहाँ पर है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। इंट्यूशन का क्वेश्चन है, थोड़ी सी लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। तो पहला प्राइम नंबर होता है 2, 1 प्राइम नंबर नहीं है। I have seen a lot of students making this mistake, they take 1 as prime number, 1 is not a prime number। तो ये 2 है पहला प्राइम नंबर। अगला प्राइम नंबर है 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है 1 के अलावा। 5 प्राइम नंबर है, तो 3 प्राइम नंबर हो गया। हमने पहले 5 प्राइम नंबर्स का सम निकालना था, दिस वाज सुपर इजी क्वेश्चन। उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, उससे अगला प्राइम नंबर 9 नहीं है भाई, 9 3 के टेबल में भी आता है, तो वो 11 बनता है। इन सबको सम कर लेते हैं, वी विल गेट द आंसर। 11 में 7 ऐड हुआ 18, 18 में 2 पहले ऐड कर लेते हैं 20 हो जाएगा, ऐड करना इजी हो जाएगा, और फिर ये दोनों मिलके 8 बनते हैं, तो 28 आंसर आ जाएगा।
तो 28 ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट चॉइस। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट चॉइस है। फॉर व्हाट पॉजिटिव नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर द सेम एज द नंबर डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉजिटिव नंबर है कि जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर को, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इक्वल है द नंबर डिवाइडेड बाय 40 के। तो मैं नंबर सपोज कर लेता हूं एक्स, तो अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल है फॉर व्हाट पॉजिटिव नंबर, कहता है कौन सा पॉजिटिव नंबर इक्वल है द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द नंबर इज द सेम एज अ नंबर डिवाइडेड बाय 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर, ये इधर, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू एक्स बाय अंडर रूट एक्स। एक्स के साथ अंडर रूट एक्स कैंसिल होगा तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट एक्स। दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 40 का स्केयर क्या होता है भाई, 1600 होता है। 1600 आंसर है। मुझे लगता है एयर यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनर या पेपर सेटर्स है उनकी फेवरेट चॉइस जो थी ना वो ऑप्शन सी थी। अगर आप देखें तो ये अब थर्ड के फोर्थ कंसेक्टिव क्वेश्चन है कि जहाँ पे आंसर ऑप्शन सी ही बन रहा है। सो एनीवेज, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चन अगेन। सो द क्वेश्चन स्टेट्स दैट एक पॉजिटिव नंबर बताओ, वो कौन सा पॉजिटिव नंबर है कि जिसका अंडर रूट ऑफ द नंबर बराबर होता है, बराबर होता है जब नंबर को, द नंबर डिवाइड बाय 40, नंबर को 40 से डिवाइड करते हैं। तो अंडर रूट एक्स इक्वल है एक्स बाय 40 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, एक्स बाय अंडर रूट एक्स कैंसिल होगा तो ऊपर अंडर रूट एक्स आ जाएगा, राइट। तो दोनों तरफ स्केल ले लिया, 1600 आ गया। आंसर आ गया मेरे पास 1600। जिसको ये स्टूडेंट को मसला आ रहा है, जिस स्टूडेंट को कि भाई एक्स को अंडर रूट एक्स से कैंसिल करके आपने अंडर रूट एक्स कैसे लिखा है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, एक्स कैन बी रिटन एज अंडर रूट एक्स का स्केयर, लिख सकता हूँ ना मैं उसको। तो अंडर रूट एक्स का जब स्केयर कैंसिल होगा तो अंडर रूट एक्स आ जाता है। तो दोनों तरफ स्केयर ले लिया ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए, हमने तो एक्स निकाल लेना भाई, 1600 आ रहा है एक्स। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दीज एंगल्स आर कॉल्ड, दीज एंगल्स आर कॉल्ड। तो जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आ रहा हो तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैं सारों की डेफिनेशन बता देता हूं ताकि ये पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पेपर में आए तो पता चल जाए। तो सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए बन रहा है यहाँ पे। उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं कब, जब उनका सम जो है वो 90 डिग्री बन रहा हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं कि जब उनका सम जो है वो 180 डिग्री बन रहा हो। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो एक दूसरे के नेबरिंग एंगल्स होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। मतलब ये दो एंगल्स हैं, यूं मैंने डिवाइड कर दिया, एंगल ए एंगल बी, एडजेसेंट एंगल्स हैं, साइड बेस हैं। सम 90 बन रहा है, 180 बन रहा है, वो बात की बात है, लेकिन एडजेसेंट तो है ना वो एक दूसरे के। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जो 180 से 360 के बीच में होता है, यानी 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से स्मॉलर होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीक्वेंस गिवन है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो स्टूडेंट्स मेरे टेस्ट में पेयर हुए थे उन्होंने ये क्वेश्चन मुझे भेजे थे। तो ये पिक्चर है जो बच्चे ने वहाँ पे कहीं क्वेश्चन की ऐड की हुई है यहाँ पे। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि दिस इज ए एन इज इक्वल टू 4 × n−1 की पावर 2 - 2 है। ये स्टेटमेंट बनती है, ये इक्वेशन बनती है। ये ए एन 4 × n−1 का होल स्क्वायर -2 है। तो बताओ फिफ्थ टर्म क्या होगी सीक्वेंस की? तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, एन की जगह पे 5 पुट कर लेंगे, एन की जगह पे 5 पुट कर लेंगे, पांचवी टर्म आ जाएगी। 5 - 1 का स्केयर, 5 - 1 4 है, 4 का स्केयर हो जाएगा 16 -2। 16 × 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा, -2 करेंगे तो 62 आ जाएगा। दिस वॉज इजी। सो पेपर में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जामिनर्स, क्वेश्चन जो है ना वो डिफिकल्ट उतने ज्यादा नहीं है अगर आप देखेंगे। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालना है जी, कह रहा है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू 2x - 1/3 जो है इसका इनवर्स क्या होगा। तो एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 2x - 1/3। तो
आपने बताना है कि इसका इन्वर्स क्या है। तो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, जिसको हम कहते हैं वाई। हमने एफ इनवर्स ऑफ वाई, हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है। तो इनवर्स निकालने का मैं थॉरो एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, साथ साथ स्टेप्स बता देता हूँ, क्योंकि ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1/3 गिवन है। y की वैल्यू क्या गिवन है? y की वैल्यू यहाँ पर गिवन है जी 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 गिवन है। 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 गिवन है। हमने एफ इनवर्स ऑफ x निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होता है इसमें कि y को f ऑफ x के इक्वल करना। वो तो ऑलरेडी इसने करके हमें दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है कह रहा है कि y के इक्वल है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि आप x को सेपरेट करते हैं। तो अब आई विल मूव टू द सेकंड स्टेप एंड आई विल सेपरेट द टर्म x। 3 इंटू वाई कर लेंगे तो दिस विल बिकम 3y। 2x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 विल गो ऑन द लेफ्ट साइड, सो दिस विल बिकम 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ x। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो पहला स्टेप क्या होता है? इनवर्स निकालते हुए y को f ऑफ x के इक्वल रखना। सेकंड स्टेप में आपने x को सेपरेट आउट करना है, x को आपने सेपरेट आउट करना है, x को आपने सेपरेट आउट करना है। फिर थर्ड स्टेप क्या है कि आपने वापस डेफिनेशन पे चला जाना है। डेफिनेशन क्या है फंक्शन की कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो अगर मैं यहाँ से x निकालूं तो इट कैन बी रिटन एज एफ इनवर्स ऑफ y। क्यों? क्योंकि एफ इनवर्स दोनों तरफ इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे तो x आ जाएगा, राइट साइड पे एफ इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। तो दैट इज एफ इनवर्स ऑफ y। तो थर्ड स्टेप आपने कर देना है x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो थर्ड स्टेप में x की जगह पे पुट कर दिया मैंने। तो थर्ड स्टेप ये हुआ है, साथ साथ स्टेप्स हुए हैं। एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। लास्ट स्टेप होगा रिप्लेसिंग y विद x, रिप्लेसिंग y विद x। y को x से रिप्लेस कर दें, एफ इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, दैट इज 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो द राइट चॉइस इज 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ऑप्शन ए बन रहा है, ये लिखा हुआ है 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्वालिटी बैड इसलिए है कि स्टूडेंट्स ने स्नैप्स भेजी हैं मुझे टेस्ट की, तो इस वजह से क्वालिटी यहाँ पे। तो इनवर्स निकालने का स्टेप पहला क्या होता है? y को एफ ऑफ एक्स रखना। सेकंड में y पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स की जगह पे, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, फिर x के लिए इक्वेशन को लैदा कर दिया, x को सेपरेट किया। थर्ड स्टेप में डेफिनेशन से एफ इनवर्स ऑफ y पुट किया, और फोर्थ स्टेप में y को x से रिप्लेस कर दिया। तो आप एक दफा सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम कन्वीनियंट फॉर। 6% स्टॉक यील्ड्स 8%। द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज, एक चीज का 6% जो है वो 8% की आउटपुट देता है। तो हमने ये बताना है स्टॉक की मार्केट वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि 6% स्टॉक यील्ड्स 8%। तो 6% जो है ना स्टॉक का, वो यील्ड करता है 8%। बताओ मार्केट वैल्यू स्टॉक की क्या होगी? परसेंटेज हमेशा क्या होती है? आउट ऑफ 100 होती है। 6% यील्ड कर रहा है कितना? 8%। तो हमने बताना है कि आंसर क्या आएगा। 6% यील्ड 8%, 600 को 8 से डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा 8 7 56। 4 बचा, 0 आ जाएगा, 8 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सम ऑफ सीरीज 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 20 इज। अब एक तो ये है कि आप इनको मैनुअली ऐड करते फिर, 2 में 3 ऐड किया 4 हो गया, 5 हो गया, 5 में 4 ऐड किया तो हमारे पास 9 हो गया, फिर उसमें 5 ऐड किया 14 हो गया। तो वाई नॉट यूज अ फॉर्मूला?
भाई अरिथमेटिक सीरीज है ना, अरिथमेटिक सीरीज कैसे होती है, उसमें टर्म्स ऐड होकर जनरेट होती हैं, और यहाँ पे भी टर्म्स ऐड होकर जनरेट हो रही हैं। कैसे? टू में वन ऐड हुआ, थ्री बना, थ्री में वन ऐड हुआ, फोर बना, इससे अगली टर्म फाइव होगी, करते करते 20 तक जा रहा है। तो अरिथमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a1 प्लस n-1 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी? टू से लेकर 20 तक जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी भाई? वन से लेकर 20 तक 20 टर्म्स बनती हैं, तो अब हम टू से 20 तक जा रहे हैं, तो टू से 20 तक तो ये 19 टर्म्स बनती हैं। एन की वैल्यू आ जाएगी 19/2 2a1, a1 कहते हैं फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 2, n-1 19 में से 1 माइनस होगा 18 आ जाएगा, डी डी डिफरेंस है, डिफरेंस तो यहाँ पे 1 का है ना। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो दिस इज टू टू ज़ा फोर, फोर में 18 ऐड करेंगे 22, टू वन ज़ा एंड 11 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो 19 इंटू 11 आंसर बन रहा है 1 9 ज़ा 9, 209 आंसर आ गया, मुझे यहीं पे पता चल गया, क्योंकि और किसी के 9 नहीं है, और ये आखिर में इसमें यहाँ पे तो 9 आ रहा है, तो 1 1 ज़ा 1 है, तो 9 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 209 209 आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x dy इक्वल टू जीरो। तो सोल्यूशन पूछ रहा है इक्वेशन का, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, y डी ऑफ x प्लस x डी ऑफ y अगर इक्वल है जीरो के, तो बताओ इक्वेशन क्या बनती है? दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, बट पहले y वाली टर्म्स एक तरफ और x वाली एक तरफ, तो y डी ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स डी ऑफ y बन जाएगा, माइनस एक्स डी ऑफ y बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x यहां आ जाएगा, y यहां आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ यहां पर क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो यह आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/y का इंटीग्रल क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ वाई। ठीक है, प्लस हम साथ कहते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जो है वो नेचुरल लॉग की फॉर्म में, क्यों? कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का नेचुरल लॉग लें एक ही बात आती है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उसने चॉइसेस को घुमाया हुआ है, चॉइसेस में ना नेचुरल लॉग नहीं है, या अकेला सी नहीं है, या एंटी नेचुरल लॉग नहीं है, तो हमेशा चॉइसेस को भी देखना है। अब अगर मैं इसको रिकम्बाइन करूं, अगर मैं इसको रिकम्बाइन करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं देखता हूं कि क्या चॉइस बनती है। चॉइस ए बन रही है, मुझे कैसे पता चल रहा है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को यहाँ ले जाए, नेचुरल लॉग ऑफ सी को यहाँ ले जाए, तो ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी। या फिर आप इसको नेचुरल लॉग में नहीं भी रहने देते, तो जब भी इंटीग्रल लेते हैं, तो इंटीग्रल लेने के बाद क्या करते हैं, बल्कि आसान कर लेते हैं इसको, इंटीग्रल लेने के बाद हम क्या करते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं, तो सी सी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? कांस्टेंट को लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, जबकि एक्स को राइट साइड पे दे देता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। दो लॉग्स ऐड हो रहे हों तो सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये सी है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ से, क्योंकि आंसर में नेचुरल लॉग ने, दोनों तरफ नेचुरल लॉग को खत्म करेंगे, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग यहाँ पे भी आ जाएगा, एंटी लॉग यहाँ पे भी आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स वाई एंटी लॉग ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट सी के इक्वल है। So this is why that option A is the right choice. कह रहे हैं 7 × 3 + 5 is equal to 7 × 3 + 7 × 5. This law is called distributive law, associative law, commutative law, Bode Mass rule. Distributive law. Distributive law होता है कि अगर A × B + C लिखा हुआ है और ओपन कर लिया उसको A B + A C, तो हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन कहेंगे हम इसको, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन हो रही है, फिर बीच में एडिशन का साइन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन है। एसोसिएटिव में तीन चीजें होती हैं दोबारा, लेकिन उसमें यू सेम साइन होगा, या A × B + C है, या फिर A + B + C है, A × B + C।
ये जो है ना, ये एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव में माइनस भी हो सकता है, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जब साइन टर्म्स तीन इन्वॉल्व हो, ए बी और सी, लेकिन साइन डिफरेंट हो, पहले मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन है। कम्यूटेटिव तो लॉ बहुत सिंपल है, अगर ए प्लस बी है तो बी प्लस ए के इक्वल है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। बॉर्ड मैच रूल तो आपको पता है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स किसके इक्वल है? चॉइसेस नीचे गिवन है, देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल है, चॉइसेस मैंने देख ली, एक्स की फॉर्म में ही है, तो इट इज वेरी सिंपल। जो टर्म डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। लेकिन ये चॉइस नहीं है, इसका मतलब है आगे सॉल्व हुआ है, एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स प्लस 1 एलसीएम आएगा, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो द एलसीएम विल बी एक्स प्लस वन इंटू 1 करेंगे तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, माइनस एक्स अपनी जगह पे है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। So option B here is the right choice. Next is HCF निकालना है किसका? 10x स्केयर वाई स्केयर का, 10x स्केयर वाई स्केयर का, 30 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब लिखा हुआ है। अब ये अगेन नहीं पता, चलें देख लेते हैं, वरना मैं आपको मेथड तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू एक्स इंटू वाई, जबकि अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा कि क्यूब है कि स्केयर है, तो जो कॉमन है उनको हम लिख लेंगे, तो विल गेट द एचसीएफ। तो दिस इज 10, दिस इज एक्स, ये भी कॉमन है दोनों में, ये भी एक्स कॉमन है दोनों में, ये वाई दोनों में कॉमन है, ये वाला वाई दोनों में कॉमन है। सो 10 एक्स स्केयर वाई स्केयर इज द एचसीएफ हियर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, फैक्टर्स बना लें, फैक्टर्स बना के जो सबसे कॉमन है, तो सारे कॉमन है उनको लेने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है।